आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और रात 9 बजे के इस खास प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया की देश दुनिया के कुछ बड़े हालात पर नज़र रखते हैं। और आज हम प्रोग्राम दिन भर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू की सूरत हाल से आपको बाखबर करेंगे। और पिछले 24 घंटों में आपको भी मालूम होगा कि जम्मू के सूबे के अखनूर के इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद इलाके का फोर्स ने मुहासरा किया हुआ है। और आज बाद दोपहर शाम गए कुछ ज़रा से खबरें मिली कि वहाँ जो मिलिटेंट्स की तादाद बताई जाती थी, जो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस बताई जाती थी, वो शायद कहीं से निकल गए हैं। और आज शाम गए या बाद दोपहर को सरकारी ज़राए के हवाले से कुछ खबर से इदारों ने खबरें भी की कि इस ऑपरेशन के दौरान फ़ौज को अगरचे मिलिटेंट्स वगैरह तो नहीं मिले, ताहम वहाँ मिलिटेंटों का छोड़ा हुआ कुछ सामान वगैरह मिला, जिनमें कुछ गोलियाँ थी, कुछ खाने पीने के सामान, कुछ कपड़े वगैरह हैं। ये मामला जो है लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाका कठुआ का हीरानगर का इलाका है। और कठुआ के सान्याल के इस इलाके में पर कल फोर्सेस को फ़ौज को खबर मिली थी और ये खबर एक खातून ने भी दी थी। और खातून का वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा था, जिसमें उसने बताया था कि उसने जंगल में गोट के पास 5 के करीब लोगों को देखा। वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जंगलात के एरिया में लकड़ियाँ चुनने गई थी और उसके बाद उनको देखा और फिर उनसे बात हुई। उस लड़की ने कुछ जो उनके फिगर्स वगैरह बताए, उसमें बताया कि उनके पास पिट्ठू वगैरह थे। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए बाद में फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया। शाम देर गए, कल रात देर गए, उस इलाके में उस जगह पे गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी। और बताया गया कि फोर्सेस ने जब मिलिटेंट्स को वहां देखा तो उस दौरान दो तरफा जो गोलियां हैं वो चली हैं। और फिर आज सुबह भी ये ऑपरेशन बराबर जो है जारी रहा। लेकिन आज सुबह से लेकर बाद दोपहर तक मिलिटेंट्स के साथ कहीं पे भी कोई आमना सामना या कोई कनेक्शन नहीं हुआ। और उस दौरान शाम गए ऑपरेशन तो जारी रहा, लेकिन कुछ तफसीलात बरामद भी हुई है। जम्मू के कठुआ के इलाके में थोड़ा सा याद दिलाते चले 2025 और जम्मू के पुंछ राजौरी और डोडा कश्तवाड़ के इलाकों में मिलिटेंसी के कुछ वाक़ात देखने को मिले। उसके साथ साथ कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा वाक़ात देखने को मिले। और इसके साथ साथ इस एरिया में यानी कठुआ, सांबा, ये जो एरियाज़ हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मिलिटेंसी के कुछ वाक़ात देखने को मिले। और अब यहाँ पे खबरें आ रही हैं, ड्रोन से कुछ फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, जिनमें देखा जा रहा है कि 6 लोग हैं। ताहम उस खातून जिसको कल जिसने इसकी पूरी खबर के हवाले से तफसीलात फराहम की थी, उसने कहा था कि उसने 5 लोगों को देखा था। जो उसने हुलिया बयान किया था उससे अंदाज़ा होता था कि वो मिलिटेंट थी। ताहम ये मामला जो आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में भी छाया रहा और असम्बली के बाहर भी इस पर बात होती है। असम्बली के बाहर भी उमर अब्दुल्ला से आज मीडिया ने इस हवाले से पूछा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस एनकाउंटर के हवाले से ये तो बता ही दिया कि ये मिलिटेंट जो ऑपरेशन है वो दूसरे रोज़ आज भी जारी था। ताहम उस हवाले से उन्होंने बताया कि कोई भी ऑपरेशन दुनिया में तब तक कामयाब नहीं हो सकता है या कोई भी ऐसी तहरीक या मिलिटेंसी वगैरह तब तक कामयाब नहीं हो सकती है तब तक ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक न आवाम का ताउन मिलता रहे और जब तक न आवाम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में हिमायत करेगी, ताउन करेगी, तब तक ये मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो सकती है। उमर अब्दुल्ला का साउंड बाइट सुनिएगा। कठुआ या बिलावर की बात नहीं है, बीच बीच में राजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाक़यात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ये एतराफ़ भी कर रहे थे कि मिलिटेंसी या सिक्योरिटी रिलेटेड मामला उनके डोमेन में नहीं आता है। ताहम एज ए जम्मू कश्मीर का शहरी, एक आम शहरी और उसके साथ साथ ख़ास शहरी होते हुए कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसके हवाले से पूरी तफसीलात रखें। ताहम उन्होंने बताया कि मिलिटेंसी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक आवाम इसको पूरी तरह से ताउन करेगी।
अब बात मिलिटेंसी की, बात बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर पर आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बीजेपी को पांचों हाथ लिया, जम्मू में हाथों हाथ लिया। और जम्मू की असम्बली में आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बैन-अल-अक़वामी सरहद के आसपास के किसानों का मामला उठाया और उन्होंने एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन-अल-अक़वामी सरहद के पास जो बाढ़ लगाई गई है उस पर अपना रद्दमल देते हुए बताया कि किसान जो हैं इस बाढ़ से किसानों की मामला जो है मुतासर हुए हैं। और इस दौरान यहाँ पे रामनगर का जब मामला उठाया गया तो बीजेपी एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के दरमियान कुछ सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ और मनकोटिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तारिगामी के इलाके में कोई सरहदी इलाका नहीं है, तो वो किस हक़ से जम्मू के सरहदी इलाकों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर तारिगामी ने बताया कि दादागिरी नहीं, इजारादारी नहीं, किसानों के मुआवजे की बात है, इसमें न तेरा जम्मू है न मेरा जम्मू, हम सब का है, जम्मू कश्मीर हम सब का है, ये बताया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने। लगभग 10 प्लीज प्लीज, ये आपकी मनापली नहीं है। जम्मू इज नॉट योर मनापली। जम्मू इज माय एरिया, रामनगर इज माय एरिया। प्लीज बी सीटेड। यू आर नॉट ए मोनोपोलिस्ट ऑफ जम्मू। ठेकेदार नहीं बने हैं आप जम्मू के। जम्मू इज मेरा जम्मू है। फजूल, व्हाई शुड ही इंटरवीन? व्हाई शुड ही इंटरवीन ऑन व्हाट? टेल हिम, आस्क हिम। पूछिए आप सवाल पूछिए। हीरानगर में मैं कल ही गया था, लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहां लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कठुआ का, सांबा का, हीरानगर का, ये कई सालों से इल्तिमा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका ये मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। बीएसएफ या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में जमीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक है, मिल्कियती जमीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाजत न मिले, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आप जाती तो ये मामला जम्मू कश्मीर के संभाली में था। तारिगामी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीएम लीडर हैं, कुलगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका ताल्लुक है। और बात जब उन्होंने जम्मू के रामनगर की तो बीजेपी के मनकोटिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस पर अपना रद्दमल दिया। ताहम कुछ तलख नहीं बल्कि गर्मा गर्मी जो है वो यहाँ असम्बली में देखने को मिली। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी यहाँ मौजूद थे और उमर अब्दुल्ला ने बॉर्डर के इलाकों का मामला जो है इंसानी मामला बताया, इंसानी मसाइल बताया। और इंसानी मसला और मसाइल बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने सरहदी बाशिंदों के हवाले से बताया कि सरहद के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का हर वक्त सामना रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल के इजलास में, अप्रैल के आखिर में जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज़ हैं, ख़ास तौर पे बॉर्डर इलाकों के जो एमएलएज़ हैं, उनके साथ एक खसूसी मीटिंग भी रखी जाएगी ताकि बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को हो रहे दरपेश चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने बताया कि 155.8 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मखसूस तो किए गए हैं, जिनमें से 144.12 करोड़ रुपये पहले ही बॉर्डर एरिया के ज़मींदारों में तकसीम किए जा चुके हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा, 155 करोड़ जो हमें आए उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं। 11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेजी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। करीबन 15 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जो अभी हैं 20 करोड़ रुपए के आसपास, जो अभी बॉर्डर एरियाज़ का जो बजट पैसा है। लेकिन 31 मार्च डेडलाइन, तो 31 मार्च 4 दिन बचे हैं। क्या ये पैसा खर्च हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। 31 मार्च के बाद
पिछले बजट से पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, एक और सवाल था नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के में, वो था क्या वो अपना इलेक्शन मंशूर में दिए गए नुकात जो है अपने इलेक्शन मंशूर में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिजली के हवाले से एक था कि बिजली 200 यूनिट मुफ्त की जाएगी। उस बिजली के हवाले से ऐलान तो किया गया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, लेकिन उसमें दुमछल्ला लगाया गया बीपीएल कैटेगरी का। और बीपीएल कैटेगरी में अभी तक वाज़ह नहीं कर रही है सरकार कि उनको पहले सोलर लाइट लगानी है 1.5 लाख की या 50,000 की, उसके बाद उन्हें ये मानना पड़ेगा, उन्हें ये 200 यूनिट मुफ्त मिलेगी। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर सोलर पैनल लगाने के 40-50 हज़ार रुपये उन्हें जमा करने हैं तो फिर वो बीपीएल कैटेगरी में रहते ही कहाँ है। जिसके पास 50,000 की सोलर पैनल लगाने की हिम्मत हो, औकात हो, तो वो फिर बीपीएल है ही नहीं। तो ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत से लोग सवाल उठ रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर का फार्मूला नंबर 1 जो था वो था मुफ्त 200 यूनिट बिजली। उसमें बाद में बीपीएल का दुमछला लगा, लेकिन एक और फार्मूला था और वो था 12 गैस सिलेंडर मुफ्त। उस हवाले से अभी भी लोग सवाल उठाते हैं। ताहम जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज अमूर सार्फिन के वज़ीर सतीश शर्मा ने इस हवाले से बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर में 12 गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, मुफ्त 12 गैस सिलेंडर, उस तजवीज़ पर फ़िलहाल गौर किया जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल किया था, तनकीद कह सकते हैं हम। ये पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने एक सवाल किया था और सवाल का तहरीरी जवाब सतीश शर्मा ने ऐवान को बताया और बताया कि मामला 12 सिलेंडर का फ़िलहाल ज़ेर गौर है। और सजाद गनी लोन ने बताया था कि क्या सरकार ये 12 सिलेंडर देगी और कब तक देगी। तो इस सवाल पर बताया गया कि फ़िलहाल मामला ज़ेर गौर है। ताहम राशन की बात करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत जल्द डबल राशन और 12 गैस सिलेंडर के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और बात भी की और ये बात थी राशन डिपोज की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शॉप्स हैं, पीडीएस जो हैं, उस सवाल से उन्होंने बताया कि इस मामले पर भी सरकार ने पूरी तरह से तैयार किया हुआ है और नए पीडीएस स्टोर्स वगैरह जो हैं वो खोले जा रहे हैं, उस पर निशानदेही जो वर्कआउट किया जा रहा है। Which is part of Jammu and Kashmir Targeted Public Distribution System Order 2023. Since elected government has assumed the office, it has been thought prudent to rope in elected members also to firm up requirements of new fair price shops across Jammu and Kashmir, which necessitates a relook of existing framework. Further steps shall be taken after the required amendments are carried out, and opening of such new fair price shops as per policy shall also be considered in Haveli constituency. Uncovered panchayats and undeserved areas shall be prioritized for opening new fair price shops. और जैसा कि मैंने बोला कि जो डिस्क्रिशन रहेगी सर वो आदरणीय विधायकगण की रहेगी और जहाँ भी जेन्युइन उनको लगेगा वो हमें। चलिए, सरकार की स्कीमों की बात करते हैं, लेकिन अक्सर सरकार की स्कीमें जो हैं वो दिखाई तो बहुत खूबसूरत देती हैं, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें फुलफ़िल करते करते बहुत से लोग जो हैं उन स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठाते। सरकार ने एक स्कीम रखी है 5 मरला ज़मीन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये बताया था और उसके बाद इसको बाज़ाब्ता तौर पे 5 मरला ज़मीन जो है उस स्कीम सरकार के उन लोगों को दी जाएगी जो लैंडलेस हैं। लेकिन ये लैंडलेस साबित करने के लिए पटवारी से रिकॉर्ड लाना है, लेकिन पटवारी जो हैं उस रिकॉर्ड को देने में कितना कुछ लैतलाल करते हैं उसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो एप्लीकेशन मांगी हैं उस हवाले से एप्लीकेंट्स ही नहीं है, दरख्वास्त नहीं है। इकबाल त्रंबू पीडीपी लीडर उन्नाव श्रीनगर में भी इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि ये स्कीम तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इस स्कीम का जो लास्ट डेट है वो अब बहुत करीब है और अभी तक भी लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं पटवार खानों से, तहसीलदार खानों से नहीं मिले हैं। और ये पटवार खाने और तहसीलदार खाने हैं, ये इन खानों को या इनके खाने व खड़ा करने के लिए फ़िलहाल लैतुलैल से काम ले रहे हैं। मोहम्मद इकबाल त्रंबू पीडीपी लीडर श्रीनगर में आज इस वाले से सरकार से गुजारिश भी करे थे और पटवारी को भी बता रहे थे कि आप भी तो ख्याल करें। इस पे अंदाज़ा था कि तकरीबन 17,000 लोगों को इसमें जो है बेनिफिशरी बनाया जाएगा, लेकिन अभी हमने असेंबली में सुना 400 कुछ लोगों को ये बेनिफिट जो है मिला है। तो हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं और फ़ोन भी करते हैं। असल वजह यह है कि पाइपलाइन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेवेन्यू से आनी चाहिए, जैसे पटवारी है, जैसे तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार। तो आम शिकायत इन लोगों की ये है
कि जो इनकम सर्टिफिकेट और दीगर कागजात रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनको मुहैया होने चाहिए, उसमें बहुत डिले हो रहा है और जिसकी वजह से ये एलिजिबल नहीं बन रहे हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च को आ रहा है। तो मेरी ये कहना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और डिवकॉम साहब से कि अगर इनको ये कागजात टाइम पर नहीं मिले तो ये तो महरूम हो गए। पंजाबी की कहावत है, जा रब तेनू पटवारी बढ़ावे, क्योंकि पंजाबी में तब पटवारी का बड़ा ओहदा था, बड़े रोबदाबा था और दुआएं होती थी, क्योंकि हर कोई आदमी बड़ा ओहदा चाहता है, तो तब लगता था कि पटवारी बड़ा ओहदा है। तनख्वाह वगैरह में बड़ा ना सही हो, उतना ज़्यादा बड़ा तनख्वाह उसकी ना हो सही हो, लेकिन रोबदाब और चलन पटवारी का और उसके जो बाकी मामला हैं उस हवाले से पटवारी बड़ा जो है पंजाबी कम्युनिटी में माना जाता था। लेकिन अब आपको ज़रा और मामला के लिए चलते हैं। एक और बड़ा मामला और वो है आशा वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और ये ख़वातीन श्रीनगर में बैठी हुई, श्रीनगर के पार्क में, प्रताप पार्क में ये ख़वातीन जो हैं ये आशा वर्कर्स हैं। और ये आशा वर्कर्स जो हैं एहतजाज के लिए आई हुई है और आएंगी भी क्यों नहीं। पीनट्स पे काम करने वाले हमारे मुआशरे का ज़ियज़त तबका और हर दुख दर्द में गांव देहात में इनका एक अपना रोल, और उसके बाद इन्हें मिलता क्या है और मिलने के साथ साथ मिलता कब है। सबसे बड़ा सवाल यही है, मिलता क्या है और मिलता कब है। और ये श्रीनगर में आज बता भी रही थी और इन ख़वातीन ने श्रीनगर में आज नारेबाजी भी की। मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की सिंपल सी बात है, भाई एक देश एक कानून एक सब कुछ, तो इस मामले में क्यों नहीं है, ये हर कोई आजकल पूछता रहता है। भाई मोदी जी तो बता रहे हैं कि वन इंडिया, वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन सब कुछ, तो ये वन होते हुए इनका मामला वन में क्यों नहीं आता है, ये 2, 3, 4 पे कहाँ जाता है। और आज ये श्रीनगर में बता रहे थे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और मुल्क मरकज़ी सरकार जो का इस वक्त यहाँ पे सब कुछ है, तो उसके जो स्कीम्स हैं उनको हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे उसी पैरामीटर पे क्यों नहीं चला जाता है। आज तम खुद एहतजाज कर कन वतन कुछ पाँच तनख्वाह अत पे गुजारे आशा वर्कर 2,000 रुपये तनख्वाह अत पे कहीं गुजारे ये जन कि सारी कान मज ब्रो चाहे इलेक्शन ड्यूटी चाहे एग्जाम ड्यूटी चाहे सोशल वेलफेयर कुन डिपार्टमेंट कम सह हर कह अंजाम दिवान बखूबी सन अंजाम दिवान आशा वर्कर ते आंगनवाड़ी वर्कर ते सर्वे दिवान सानी हो सर्वे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सर्वे आसान बिल्कुल सही अपील कर सरकार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल अहवाल भी थोड़ा सा आपको बताते चले। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कैफ्टेरिया मोड़, जम्मू श्रीनगर के कैफ्टेरिया मोड़, ये रामबन के पास का इलाका है और यहाँ से करवाल के दरमियान का जो सड़क का मामला है उसमें काम तो है, लेकिन रफ्तार जो है कछुए की रफ्तार है। और साफ ज़ाहिर है कछुए की रफ्तार के बारे में आमतौर पर कहावत मशहूर है कि कछुआ तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन कब पहुँचता है तब तक बहुत से मामला बदले होते हैं। और रामबन में भी इस कौमी शाहरा पर इस पैच का जो काम करने का हाल अहवाल है उस पर आम लोगों का यही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ मुकामी लोग जो हैं वो भी इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस सिलसिले में लोगों ने इस काम में तेज़ी लाने की अपील भी की है। ये सड़क का मामला, लेकिन जाने के लिए कैफ्टेरिया मोड़ पे यहाँ पे सिंगल रास्ता है हमारा, इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हम टाइम से स्टूडेंट को, कस्टमर को पहुँचा सके अपनी जगह पे। जब से ये बारिशों का सिलसिला बारिश के महीने में शुरू हुआ तो एक ही बारिश आई तो पूरी पोल खुल गई हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। आपने देखा कि किस तरह से जो रोड जो है वो पूरा बह गया नीचे, और आज देख रहे हैं कि आप आए दिन कितना जाम लग रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ट्रैफिक को यहाँ से वहाँ डाइवर्ट करना पड़ता है। कभी हम भी यहाँ से जो है ये शाहरग है, नेशनल हाईवे इज द लाइफ लाइन जो कनेक्ट करती है जम्मू टू श्रीनगर, इवन टू रेस्ट ऑफ इंडिया। और आज आप देखिए कि नेशनल हाईवे का जो इनने जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें सबलेट पे सबलेट किए। स्पेशल उन कंपनीज को क्यों दिया गया था? क्योंकि वो स्पेशली नेशनल हाईवे को भी चलाएं। नेशनल हाईवे के साथ मामला अलग, लेकिन ज़रा अंदर का मामला भी। पुलवामा गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो हम तस्वीर दिखाते हैं। पुलवामा जाते ही आपको सबसे ज़्यादा कुछ अगर मिलेगा तो वो फुटपाथ्स मिलेंगे,
और फुटपाथ कैसे मिलेंगे? जिन पे लोगों ने कब्जा कर रखा होगा। छापड़ी फरोश पहले ये लाल चौक के आसपास हुआ, कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव जहाँ तक पहुँचा है, कस्बों तक भी पहुँच गया है और हर जगह पे लोगों के चलने की जगह पे दुकान सजी हुई है। और फिर इन दुकानों की वजह से राह चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटरी पर चलने के बजाय उन्हें सड़क में चलना पड़ता है और जब सड़क पे आदमी चलेगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी। तो यूँ ये मामला जो है पुलवामा का देखने को मिला है और पुलवामा में आमतौर पे शिकायतें लोगों को रही हैं कि म्यूनसिपलिटी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार भी है, तभी ये ऐसा हो पाता है, वरना इलाके में म्यूनसिपलिटी होते हुए किसकी हिम्मत है कि वो इस तरह से काम कर सके। या तो म्यूनसिपलिटी जो है वो काम नहीं करती है, या अगर काम करने का वो दावा करती है तो आमतौर पे है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं मिला जुल के काम किया जाता है। सब भाई भाई हैं, मिलजुल के काम करते होंगे। तो ये पुलवामा की सूरत हाल है। मुकामी लोग बताते हैं कि म्यूनसिपलिटी के अहदेदार जो हैं वो तमाशा देखें, लेकिन जब म्यूनसिपलिटी वाले से पूछे थे वो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब कार्रवाई बाद में जब उनके पास जाए तब कार्रवाई, उनको अपना जो देखने के लिए चश्मे का नंबर शायद बदलने की ज़रूरत नज़र आती है। की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव जो 2-4 साल पहले जो है काउंसिल ने लिया था, वो फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन की, और इसका खालिस्तन मकसद था कि लोग इस पे चलें, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रैफिक का एक रश होता है बाज़ार में और लोग जो है उनको फिर मजबूरन बीच रास्ते चलना पड़ता था। तो उसको नज़र रखते हुए जो है एक फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन पुलवामा टाउन में हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हमें दिख रहा है कि वो बनने के बाद ही जो है स्ट्रीट में ये जो वेंडर्स हैं उन्होंने वो अपने कब्जे में लिया। स्टेट वेंडर्स ने अपने कब्जे में लिया, स्टेट तमाशा देख रही है। ये पुलवामा का हाल है। लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें, क्या 12वीं जमात के खम्स के इम्तहान में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ये मौजू बहस है। बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रपोजल भी गया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है CBSE वो इस मामले पे गौर खोज करी। शायद अंदाज़ा यही लग रहा है कि नतीजा यही निकला है कि 12वीं जमात के अकाउंट्स में बच्चे इम्तिहान में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से फ़ैसला भी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से आदाद शुमार या आसार कराइन ने वो यही बता रहे हैं कि कैलकुलेटर की इजाज़त मिल सकती है। तो बच्चों के लिए अच्छी खबर, लेकिन इस खबर के साथ बताएं आपको देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन करे थे लज्जत मसाले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। ख्याल अपने रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।